गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। मैं बेंस चौहान आपका स्वागत करता हूं इजली गेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेयर वी लर्न विद अ स्माइल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा एसएससी एमटीएस का रुद्र बैच चल रहा है एंड एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बताया था कि होली वीकेंड में भी हमारी क्लासेस चल रही होंगी। प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स हम कर चुके थे और मैंने आपको बोला था कि अब हम मूव करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि वोकैबुलरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पता है कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, सर इडियम्स फ्रेजेस भी आता है, सर सिनोनिम एंटोनिम भी आता है। तो उसी सिलसिले में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एज प्रॉमिस्ड कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी आपके अभ्यंश सर ले रहे हैं। तो आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास के लिए आप रेडी है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है पार्ट 1। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर किसी चीज का पार्ट 1 है तो उसका पार्ट 2 भी होगा, उसका पार्ट 3 भी होगा, कई पार्ट्स होंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम इसी तरह से आगे लेकर चलेंगे, इसी तरह से हम जितने वन वर्ड कवर कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के ही वन वर्ड्स मैंने उठाए हैं, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे और ऑप्शंस को भी समझेंगे कि किस तरीके से वो ऑप्शंस यूज हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बच्चों कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। मतलब जिसको आप बोलते हैं कि भाई जब सेपरेशन हो जाता है तो कुछ ना कुछ भत्ता देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अलाउंस देना पड़ता है हस्बैंड को अपनी वाइफ को। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जामिनर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछ चुका है और आगे भी बच्चों पूछ सकता है। तो जल्दी से जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि भाई क्या यहां पर अलाउंस कौन सा है। और गिवन ऑप्शन जरा हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। भाई पार्सिमनी क्या होता है? पार्सिमनी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो पार्सिमनी मतलब जो भाई अत्यधिक कंजूस लोग होते हैं। भाई कंजूस के लिए एक वर्ड होता है माइजर, और माइजर का भी बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म, बिल्कुल हाई फॉर्म ऑफ माइजर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पार्सिमनी। पार्सिमनी, यहां से क्या क्या चीजें काम की निकल कर आ रही बच्चों, उस पर भी मैं बात करूंगा कि अभी तो कुछ और पूछा पर एग्जामिनर पार्सिमनी भी पूछ सकता था, एग्जामिनर यहां पर आपसे पैट्रिमनी भी पूछ सकता है। ये तीनों ऑप्शंस बच्चों यहां पर काम के दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अलाउंस, अलाउंस के जो भत्ता होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलिमनी। एलिमनी कैसे याद रखोगे? भाई दो लोग जब अलग हो रहे तो अलग होने पर जो मनी देनी पड़ती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलिमनी। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है? एलिमनी, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पार्सिमनी मतलब कंजूस। अब पार्सिमनी कैसे याद रखोगे कि भाई जिसके पर्स से मनी ही नहीं निकल रही, जिसके पर्स से मनी ही नहीं निकल रही मतलब वो बहुत कंजूस है, खर्चा करना नहीं चाह रहा है। आपके कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स की आपको याद आई होगी स्टूडेंट्स, उनका नाम जरूर यहां पर कंपाइल कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखने के तरीके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सारा खेल इसी चीज का है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई हमने पढ़ लिया और याद रह जाएगा। चीजों को रिलेट करिए, चीजों को एसोसिएट करिए, इसी सेंस में स्टूडेंट्स ये सारी चीजें यूज हुई हैं। तो पार्सिमनी मतलब वही चीज कि भाई पर्स से मनी नहीं निकाल रहा, ये हो गया हमारा माइजर, कंजूस का एक्सट्रीम फॉर्म। एंड कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलिमनी। एलिमनी मतलब अलग होने के लिए, अलग होते टाइम जो आप मनी देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलिमनी। उसके बाद पैट्रिमनी, तो पैट्रिमनी स्टूडेंट्स फादर की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड होता है। पैट्रिमनी भाई फादर साइड से रिलेटेड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसे पैट्रिमनी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहने को तो ये एक क्वेश्चन था, कहने को तो एक क्वेश्चन था, पर यहां पर हमारे काम के हमको 3 वर्ड्स मिल रहे हैं बच्चों, 3 वर्ड्स मिल रहे हैं। ध्यान रखना क्या क्या चीजें हमें यहां मिल रही हैं। हमें मिल रहा है पैट्रिमनी, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, पार्सिमनी ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, एंड विद दिस क्वेश्चंस करेक्ट आंसर दैट इज एलिमनी, ये भी हमारे एग्जाम में आ ही चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन आया और अब पहला क्वेश्चन जाएगा। अब आएगा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते
करते हैं क्या यहाँ पर मीनिंग है, गिवन वर्ड्स जो है उनमें से कौन कौन से हमारे काम के हैं। ये चारों ही वर्ड्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा काम के हैं। भाई आज का ये सेशन कहने को तो वील बी प्रैक्टिसिंग 25 क्वेश्चंस, बट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये मान सकते हैं कि 70-80 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे यूज होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स में कैसे यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता यहां पर चल जाएंगी। तो यहां पर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है वॉर ऑफ रिलीजन्स। वॉर ऑफ रिलीजन, भाई धर्म युद्ध जिसको बोला जाता है हिंदी में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्रूसेड। वॉर ऑफ रिलीजन हो गया स्टूडेंट्स क्रूसेड। अब बात करते हैं कैलीग्राफी की। भाई कैलीग्राफी क्या होता है, तो ये जो रूट वर्ड होता है ना कैली, ये जो रूट वर्ड होता है कैली, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैली जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो भाई बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसको हम कहते हैं कैलीग्राफी। मेरी हैंड राइटिंग स्टूडेंट्स आपको कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी हैंड राइटिंग कैलीग्राफी है या इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट क्या होता है, बैड हैंड राइटिंग, अगली हैंड राइटिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, वो भी स्टूडेंट्स आपको कॉमेंट करके बताना है। तो कैलीग्राफी इज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कॉन्ट्राबैंड कर देना मतलब भाई बैन कर देना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्शन लगा देना, बैन कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, दैट इज व्हाट दिस वर्ड कॉन्ट्राबैंड मींस। क्रूसेड हमने देखा, दैट इज वॉर ऑफ रिलीजन्स। और कैवलरी क्या होता है स्टूडेंट्स, कैवलरी क्या होता है, भाई घोड़ों का जो समूह होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैवलरी। तो ये कैवलरी हॉर्सेस से रिलेटेड आपको याद रखना है, ये कैवलरी आपको हॉर्सेस से रिलेटेड याद रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उतने ही इंपॉर्टेंट इसके ऑप्शंस भी थे। कैलीग्राफी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मेरी कही हुई किसी भी बात को आप सच ना माने, आप जाएं प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखें, फिर वापस आए, फिर आप कहेंगे हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे थे, हम ही ध्यान नहीं दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स कैलीग्राफी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कॉन्ट्राबैंड मैंने आपको बताया कि किसी चीज पर बैन लगा देना, ट्रेड पर बैन लगा देना। कैवलरी जो है ये वर्ड, ये हॉर्सेस से रिलेटेड है। और क्रूसेड इस क्वेश्चन का आंसर है वॉर ऑफ रिलीजन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्रूसेड। तो ये भी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमें 4 नए वर्ड सिखाकर जा रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देख लेते हैं भाई कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। An appearance of objects often simulating the appearance of water, उसको क्या बोलते हैं भाई। आप सड़क पर जा रहे होते गर्मी के दिनों में, आपको अचानक से ऐसा लगता है पानी पड़ा है सड़क में, पर वो पानी होता नहीं है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या वर्ड होता है, कहने को तो ये फिजिक्स का टर्म है भाई, कहने को तो ये फिजिक्स का टर्म है, पर आप जानते हैं कि इंग्लिश तो हर जगह है। आप जानते हो ना कि इंग्लिश तो हर जगह है, हमें ये देखना ही पड़ेगा कि भाई क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर है। अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, भाई पानी जैसा दिखना, सड़क पर पानी जैसा दिखना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं मिराज फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। तो ये वर्ड मिराज अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ये इमेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये आपके ज्यादा एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो हमारे काम का था, सारे ऑप्शंस हमारे काम के नहीं थे। तो अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज मिराज, मिराज फॉर्मेशन। ये आपने खुद भी शायद नोटिस किया हो, गर्मियों के दिनों में आप जाते हैं तो सड़क पर आपको ऐसा लगता है रोड पे पानी है, पर एक्चुअल में वो पानी नहीं होता है। तो बच्चों मिराज क्लियर है या नहीं है, मिराज क्लियर है या नहीं है भाई बता दीजिए। अगर मिराज क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टू स्टोर एंड स्टॉक, किसी चीज को स्टॉक करके रखना, स्टोर करके रखना। अक्सर आप न्यूज में इस तरह से देखते हो ना, अक्सर न्यूज में क्या देखते हो कि ऐसा लिखता है भाई प्याज की जमाखोरी कर ली थी, शक्कर की जमाखोरी कर ली थी। तो ये जो जमाखोरी करना होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज होर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज होर्ड करना।
होर्ड करना स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज होर्ड। ये वाला जो होर्ड होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये वाला जो होर्ड होता है दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि भाई स्टॉक करना, स्टोर करना, इसका मीनिंग होता है होर्ड, HOARD। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एग्जामिनर ने जानबूझ के ऑन पर्पस दोनों ऑप्शंस बच्चों यहां पर रखे आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप अभ्यंश सर के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और एग्जामिनर के किसी भी जाल में बच्चों नहीं फंसना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा वर्ड होर्ड। हेल और हाइड ये हमारे काम के वर्ड्स नहीं है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसके ऑप्शंस हमें कैसे आगे काम आ सकते हैं या कैसे आगे ट्रबल कर सकते हैं, उस पर भी बच्चों हमें नजर बना के रखनी है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। With that we'll move ahead to question number 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्रोमैटिक्स हमारे काम का बहुत है, ये न्यूमिस्मैटिक्स हमारे काम का बहुत है, ये पायरोटेक्निक्स हमारे काम का बहुत है, ये कॉस्मेटिक्स हमारे काम का बहुत है। पर ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मतलब भाई फायरवर्क्स बनाना, पटाखे वगैरह बनाना, उस आर्ट को क्या कहा जाता है? इसका भी आर्ट है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप और मैं गए और बना देंगे, इसके लिए भी अलग से कला चाहिए, अलग से टैलेंट चाहिए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो क्रोमैटिक्स क्या होता है ये देखते हैं पहले। भाई ये जो वर्ड होता है ना क्रोमा, ये जो वर्ड होता है क्रोमा, इसका मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो क्रोमैटिक्स मतलब भाई कलर से रिलेटेड। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स जो होता है वो होता है बच्चों हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। उसके बाद पायरोटेक्निक्स क्या होता है? तो पायरोटेक्निक्स ही इसका करेक्ट आंसर है। फायरवर्क्स बनाने की, पटाखे आतिशबाजी बनाने की जो कला होती है उसको पायरोटेक्निक्स बोला जाता है। तो ये पायरोटेक्निक्स भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई आगे भी आ सकता है, इस पर नजर आपको बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको मैंने क्रोमैटिक्स बताया, आपको मैंने न्यूमिस्मैटिक्स बताया। कॉस्मेटिक्स स्टूडेंट्स ये ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, उतना ही इंपॉर्टेंट इसके बाकी ऑप्शंस भी थे। फिर से एक बार बच्चों रिपीट कर देता हूं क्या मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्रोमैटिक्स आपका होता है बच्चों, क्रोमैटिक्स आपका होता है जो हमने अभी देखा कलर से रिलेटेड। उसके बाद हमने देखा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। पायरोटेक्निक्स जो फायरवर्क्स वाला आर्ट होता है, और कॉस्मेटिक्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होता है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग। कि भाई ऑर्गेनिजम्स का, जीव जंतुओं का आपस में क्या रिलेशन है, अपनी सराउंडिंग से क्या रिलेशन है, उस स्टडी को क्या बोला जाता है? उस स्टडी को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? क्या उसको बायोलॉजी बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है, साइकोलॉजी बोला जाता है, या फिजियोलॉजी बोला जाता है? तो साइकोलॉजी तो स्टूडेंट्स ब्रेन और नर्व से रिलेटेड स्टडी जो होता है, ब्रेन और नर्व से जो रिलेटेड स्टडी होता है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी स्टूडेंट्स हमारे काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए।
बायोलॉजी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स और उनके आपस के क्या रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस स्टडी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इकोलॉजी, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टूडेंट्स किसी को कोई दिक्कत है भाई तो कमेंट कर दीजिए, दिक्कत नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, मुझे भी क्या दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ चलते हैं ना, और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Question number 7, a system of governance controlled by persons of high intellectual ability। स्टूडेंट्स ये जो गवर्नेंस वाले हैं या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सेशन आपके लिए बना दूंगा, तो जितने भी टाइप के गवर्नमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको आंसर करना है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्संस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। हमारे काम के स्टूडेंट्स यहां पर चारों ही ऑप्शंस हमारे काम के हैं, चारों ही ऑप्शंस हमारे काम के हैं। कौन सा आंसर करेक्ट है वो तो हम देखेंगे, बाकी ऑप्शंस हमें एग्जाम में किस तरह से हेल्प करेंगे उन सारी बातों पर भी बच्चों फोकस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्संस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या उसे ओलिगार्की बोलते हैं, क्या उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्या उसे मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, या उसे स्नॉबरी बोलते हैं, जल्दी से स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक एक करके सारे ऑप्शंस को भाई देख लेते हैं। ओलिगार्की क्या होता है उसको पहले लिख लेते हैं यहां पर। ओलिगार्की भी एग्जाम में आता है, एक ही ओलिगोपोली भी आता है एग्जाम में। तो ये जो ओली वर्ड है ना, इससे याद रखना कि ओली का मतलब होता है फ्यू, ऐसा सिस्टम जहां पर बहुत ही कुछ लोग जो है वो पूरे कंट्री को गवर्न कर रहे होते हैं, ये होता है हमारा ओलिगार्की। ओलिगार्की इज अ सिस्टम of governance where only a few people rule। जहां पर कुछ लोग हैं वही भाई शासन कर रहे होते हैं, वही पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा ओलिगार्की। ओलिगोपोली भाई ऐसा मार्केट सिचुएशन जहां पर बहुत कम बायर्स हैं, कम सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स। फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, ये होता है हमारा ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली हमने देखा, ओलिगार्की देखा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरिटोक्रेसी, कि भाई जिसकी मेरिट अच्छी है, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग अगर गवर्नेंस कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी ही स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर था। ओलिगार्की क्या होता है वो भी हमने देखा। डेमोक्रेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे कंट्री में फॉलो होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जो हमारे कंट्री में फॉलो होता है। और एक वर्ड ये रह गया स्नॉबरी। स्नॉबरी क्या होता है? तो स्नॉबरी का आप सिनोनिम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एरोगेंस। स्नॉबरी का आप सिनोनिम लिख सकते हैं, दैट इज एरोगेंस। तो क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है? भाई ये क्वेश्चन आपके काफी काम का था, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ये जितने इसके ऑप्शन थे वो सारे हमारे काम के हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में वो पूछे जा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको चीजें क्लियर है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। ओलिगार्की क्या होता है? तो ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां पे कुछ लोग सब लोगों के ऊपर शासन कर रहे होते हैं। ओलिगोपोली जहां पर कम सेलर हो, बायर बहुत सारे हो, ऐसा जो मार्केट सिचुएशन होता है उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। मेरिटोक्रेसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था कि भाई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है मतलब वो इंटेलिजेंट है, मतलब उनका इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज्यादा है। तो ये मेरिटोक्रेसी हुआ। और स्नॉबरी एरोगेंस होना, ये समझ
समझना कि भाई हम तो दूसरों से ऊपर है, अपनी उड़ी बाजी में रहना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्नॉबरी। तो ये चारों वर्ड्स मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि अब अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकोगे कि भाई हमें अब कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, सारे वर्ड्स हम सीख कर आ चुके हैं। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी, किसी चीज की बहुत केयरफुली इंक्वायरी करना, कंप्लीट इंक्वायरी करना, थॉरो इंक्वायरी करना, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से जरा मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। मैं एक बार सारे ऑप्शंस आपके लिए रीड कर देता हूं। इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, एक्सप्लोरेशन। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों? जल्दी से मुझे बता दीजिए। केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी, किसी चीज की बिल्कुल पूरी तरह से जांच पड़ताल करना, एक एक माइन्यूट डिटेल्स देखना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? सीबीआई क्या करती है? बार बार सीबीआई न्यूज़पेपर्स में आ जाती है कि सीबीआई इस केस को क्या कर रही है? क्या कर रही है बच्चों? समझ तो गए ही होंगे क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसको बच्चों हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद इंटरव्यू क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। एग्जामिनेशन क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा क्योंकि उसी की तो प्रिपरेशन चल रही है पूरी। और एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना मतलब कहीं नई जगह पर जाना, नई चीज की खोज करना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेशन भी मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सो केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे काम का बच्चों एक ही वर्ड था, हमारे काम का एक ही वर्ड था, इन्वेस्टिगेशन। बाकी के जो ऑप्शंस हैं काफी इजी हैं, एग्जाम में ज्यादा इनके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में भी बच्चों इससे ज्यादा डिस्कशन करने का मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास सीखने के लिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमारे चारों ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। चारों ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स जल्दी से एक बार देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर। भाई अर्थ में जो ट्रेमर आते हैं, जो भाई झटके लगते हैं हमको, अर्थक्वेक आता है, तो उसको किस पर मापा जाता है? कौन सा स्केल है जिस पर उसे नापा जाता है? कौन सा स्केल है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, दैट इज नोन एज सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी आपको लिखने होंगे कि मोनोग्राफ क्या है सर जियोग्राफर क्या है सर, बैरोमीटर क्या है। एग्जामिनर डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। भाई ये कोई बैरोमीटर इंग्लिश में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए मोनोग्राफ क्या है, जियोग्राफर क्या है एंड बैरोमीटर क्या है, किस सेंस में यूज हुआ। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर्स, तो सीस्मोग्राफ हमने देखा। मोनोग्राफ, अब मोनो से आप समझते होंगे स्टूडेंट्स मोनो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? मोनो रूट वर्ड का मतलब होता है सिंगल। ग्राफ मतलब क्या होता है? ग्राफ क्या होता है बच्चों? ग्राफ होता है राइटिंग। ग्राफ होता है राइटिंग। तो मोनोग्राफ का मतलब कि एक सिंगल सब्जेक्ट के बारे में जो आप चीजें लिखते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ होगा स्टूडेंट्स राइटिंग ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट। राइटिंग ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, इसी को स्टूडेंट्स हम मोनोग्राफ बोलते हैं। जियोग्राफर, तो भाई जियो क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। तो भाई अर्थ की जो ग्राफिंग करता है, अर्थ की जो मैपिंग करता है, ये हो गया हमारा जियोग्राफर।
बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर अगेन एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बैरोमीटर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये चारों ही ऑप्शंस हमारे बहुत काम के थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो सीस्मोग्राफ था, पर सारे ही ऑप्शंस इस क्वेश्चन के हमारे बहुत काम के थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स अगर अब एग्जाम में घूमते हैं, अब एग्जाम में टकराते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, उनको ये ट्रबल नहीं करेंगे, उनको ये वर्ड्स ट्रबल नहीं करेंगे। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10। With that we'll move ahead to question number 10. A situation that stops an activity from progressing। क्या ऐसी स्थिति होती है जिससे एक एक्टिविटी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, रुक जाती है? क्या एक एक्टिविटी ऐसी होती है? बच्चों कमेंट कर लिए, देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। हमारे काम का स्टूडेंट्स यहां पर दो, एक तो ये ब्रीच भी हमारे काम का वर्ड है, ब्रीच हमारे काम का बहुत वर्ड काम का है। बॉटल नेक क्या होता है? ब्लॉक हेड क्या होता है? बॉटल नेक क्या होता है? ब्लॉक हेड क्या होता है? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ब्रीच कर देना मतलब भाई ब्रेक कर देना। आपने कानून ब्रीच कर दिया मतलब कानून तोड़ दिया, कानून को ब्रेक कर दिया, ये होता है हमारा ब्रीच। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बॉटल नेक सिचुएशन। बॉटल नेक सिचुएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, बॉटल नेक ही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसी बॉटल नेक आपने देखा है ना, तो बॉटल में से कोई भी चीज निकलने में आखिरी, जैसे कहते हैं ना कि गले में आके चीज अटक गई, वही यहां पर बॉटल नेक का मतलब है। एक ऐसी सिचुएशन जिससे कोई एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, यही होता है बच्चों हमारा बॉटल नेक। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। चारों ऑप्शन बहुत काम के, चारों ऑप्शन बहुत भयंकर, बहुत काम के, और रूट वर्ड से यहां पर हमारा सारा काम बन जाएगा। क्या बात लिखी हुई है बच्चों यहां पर? द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक वुमेन के भाई एक से ज्यादा हस्बैंड होना, उस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शंस हैं पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, पॉलीफोनी। ये तीनों वर्ड्स हमारे बहुत काम के हैं। ये तीनों वर्ड्स, पॉलीफोनी भी काम का है, पर ये तीनों ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। सबका स्टूडेंट्स एक हम पोस्टमार्टम कर देंगे, सबको ब्रेक कर देंगे, तो चीजें सारी आपको खुद समझ आ जाएगी कि किसका मतलब क्या है। सब कुछ बच्चों रूट वर्ड से बना है। यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं सारे रूट वर्ड से ही बने हैं। अब ये पॉली का मतलब क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो अभी ऑप्शंस में नहीं है, दैट इज पॉलीग्लॉट का क्या मीनिंग होता है। पॉलीग्लॉट का क्या मीनिंग होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, गैमी का मतलब होता है मैरिज। सारे रूट वर्ड्स को स्टूडेंट्स यहां पर मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। गैमी इज मैरिज, गैमी इज मैरिज। एंड्री, एंड्री जो है ये एंड्री है मैन के लिए, और गाइनी जो है ये है वुमेन के लिए। गाइनी जो है वो वुमेन के लिए। तो पॉली का मतलब हमने यहां पर लिखा, पॉली इज फॉर मेनी। पॉलीगैमी मतलब जैसी प्रैक्टिस जहां पर आप कई शादी कर सकते हैं। पॉलीएंड्री मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड होना, कई हस्बैंड होना। पॉलीगाइनी मतलब बहुत सारी वुमेन होना, बहुत सारी वाइफ होना। इसी सेंस में बच्चों ये सारी चीजों का मैंने यहां पर पोस्टमार्टम कर दिया है। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, उस दिक्कत को रिजॉल्व कर देंगे। जहां जहां पॉसिबल है कि रूट वर्ड्स बता दें, जहां जहां पॉसिबल है कि कुछ याद रखने का तरीका बता दें, कुछ रिलेट कर पाए, कुछ एसोसिएट कर पाए, वहां पर तो ये चीजें बच्चों हम कर ही देते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एज इट इज ही रटनी होती हैं। बस इतना ही डिफरेंस अगर आप समझ जाओगे तो भाई इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ट्रबल करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मजा आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि भाई चीजें आपको बेनिफिशियल है, आपको फायदा पहुंचा रही है, तो ये फायदा अपने दोस्तों, दुश्मनों तक, सब तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए।
पॉलीफोनी, फोन यहां फोन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, पॉलीफोनी, ठीक है। तो हमने देखा भाई इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और बाकी ऑप्शंस को भी पूरा ब्रेक डाउन किया, बाकी ऑप्शंस को भी पूरा पोस्टमार्टम किया जितना कर सकते थे, रूट वर्ड्स को जितना अलग अलग करके लिख सकते थे वो भी हमने बच्चों करके देख लिया। तो पॉलीगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी मैरिजेस, पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एंड पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स एट द सेम टाइम, ये होता है बच्चों हमारा पॉलीगाइनी। तो हमने पॉलीगैमी देखा, पॉलीएंड्री देखा, पॉलीगाइनी देखा, ये तीनों प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो अब भाई आपको क्या करना है, जाना है प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखना है, वापस आना है और सेशन को फिर से लाइक करना है, फिर से लाइक करना है। क्यों लाइक करना है कि सर जितनी चीजें थी प्रीवियस ईयर की सब तो आपने करा दी, कुछ अब बच ही नहीं रहा है। बच्चों थोड़ा सा आप अपने आप को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीजें इंग्लिश में बहुत आसान होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको एग्जाम में ट्रबल करेगा, जो आपको एग्जाम में परेशान करेगा। विद दैट वील मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर एक सेशन बना दूंगा, इसी तरह से डॉक्टर्स के ऊपर भी एक सेशन बना दूंगा कि ये वाले स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पेट के रिलेटेड भाई प्रॉब्लम है उस डॉक्टर को जो उस प्रॉब्लम को जो ट्रीट करता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उस पर भी एक सेशन बना दूंगा। तो वन हु स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीजेस, नोज से रिलेटेड डिजीजेस जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शंस है स्टूडेंट, ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड जेरेंटोलॉजिस्ट। चारों ही ऑप्शंस स्टूडेंट्स हम देखेंगे, चारों ही ऑप्शन जरा हम देख लेते हैं कि भाई क्या यहां पर बात हो रही है। ओटोलॉजिस्ट क्या होता है, ओटोलॉजिस्ट होता है भाई कान से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो ट्रीट करता है वो होता है ओटोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट ही होता है जो नोज रिलेटेड जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है, नोज रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसको जो ट्रीट करता है दैट इज नोन एज राइनोलॉजिस्ट, उस डॉक्टर को हम राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप नाम से समझ रहे होंगे कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम को जो ट्रीट करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम को ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और जेरेंटोलॉजिस्ट क्या होता है, एग्जामिनर ये सारे लॉजिस्ट हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नर्व से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें एग्जामिनर आपसे पहले भी पूछ चुका है। तो जेरेंटोलॉजिस्ट होता है स्टूडेंट्स, जेरेंटोलॉजिस्ट होता है जो भाई ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। वन who treats problems related to old age, ओल्ड एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज जेरेंटोलॉजिस्ट। तो हमने जेरेंटोलॉजिस्ट देखा, हमने ओटोलॉजिस्ट देखा, हमने राइनोलॉजिस्ट देखा, हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखा, और भी बहुत तरीके के डॉक्टर्स होते हैं। उन पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें सारे डॉक्टर्स को एक जगह पर कंपाइल कर दूंगा। तो डॉक्टर्स से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मैं दे चुका हूं, सारे उसके ऑप्शंस भी आपको क्लियर कर चुका हूं। तो अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, ये लॉजी वाले जितने हैं, ये टाइप्स ऑफ क्रेसीज कितनी है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाले, ये इसके पहले जो देखा टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, इन सभी के लिए स्टूडेंट्स एक सेशन कर दूंगा, सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी या आर्कियोलॉजी। यहां पर ये तीनों स्टूडेंट्स आपने हिस्ट्री सुना होगा,
ये एंथ्रोपोलॉजी हमारे बहुत काम का है और ये आर्कियोलॉजी बहुत काम का है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। रूट वर्ड यहां पर क्या क्या यूज हुए हैं और क्या क्या इन रूट वर्ड से रिलेटेड चीजें हैं वो भी बात करेंगे। सेशन में आपको लगेगा जरूर कि हाँ सर 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करा रहे हो, पर बाय द एंड ऑफ सेशन आप ये मान के चलिए कि 70-80 वर्ड्स आपकी कॉपी में कंपाइल हो चुके होंगे। और नॉट जस्ट आपकी कॉपी में, मैं चाहता हूं वो यहां पर भी कंपाइल हो जाए। बता दीजिए स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, क्या बोलते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस की स्टडी को? उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजी, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब यहां पर एक और वर्ड है जो आपको बहुत मदद करेगा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है पहले वो बता देता हूं, फिर इससे रिलेटेड वर्ड्स की बात करेंगे। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, भाई इंसानों की स्टडी करना पूरा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंथ्रोपोलॉजी। यहां पर जो वर्ड है एंथ्रो, इसका मतलब ही है ह्यूमंस, इसका मतलब ही है मैनकाइंड, इसका मतलब ही है ह्यूमंस या मैनकाइंड। एंथ्रो हमने यहां पर देख लिया, एंथ्रो हमने यहां पर देख लिया। अब यहां से और क्या क्या वर्ड्स आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 वर्ड्स मैं यहां पर दे रहा हूं आपको। मिज़एंथ्रोप का क्या मीनिंग होता है? मिज़एंथ्रोप का क्या मीनिंग होता है? और फिलैंथ्रोपिस्ट का क्या मीनिंग होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मिज़ेंथ्रोप क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये भी इस रूट वर्ड एंथ्रो से ही रिलेटेड है, ये भी इस रूट वर्ड एंथ्रो से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें अब अगर बच्चों एग्जाम में आती हैं, लाइक आई ऑलवेज से, वोकैब पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका जो आप अपनाते हो कि बुक ले आए सर, सिनोनिम एंटोनिम रट लेते हैं ना, हो जाएगा काम। बच्चों ऐसे अगर काम हो रहा होता तो बात ही क्या थी। इस तरीके से काम नहीं चलता है। आपको इंग्लिश को अपने आसपास पूरे टाइम रखना है। सिर्फ क्लास पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं। आप वोकैब बिल्डिंग करिए न्यूज़पेपर से, आप वोकैब बिल्डिंग करिए जितना कर सकते हो रूट वर्ड से। जहां पर लगता है कि यार इस वर्ड को मैं एज इट इज याद कर लूं, रट लूं, वहां पर रट भी लो। मैं तो कहता हूं वहां पर आप रट भी लो। तरीके बहुत सारे, कोई भी टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि भाई एक तरीका अपना ले, ये कर ले, वोकैब हो गया। कोई एक सॉर्टेड तरीका नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, जहां से जो जो चीजें उठा सकते हैं अपने काम की, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस इज नोन एज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हमने देखा, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है हमने वो देखा, हमने मिज़एंथ्रोप क्या होता है और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से बच्चों अब आगे बढ़ चलते हैं। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जल्दी से जरा कमेंट करके बताएं कि 14 का क्या यहां पर यूज है। A thing that is likely to be easily broken, एक ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, आसानी से तोड़ा जा सके। क्या इसका आंसर है? क्या इसका आंसर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जिसको आसानी से तोड़ दिया जाए? यहां पर स्टूडेंट्स क्या हमारे ऑप्शंस है? वल्नरेबल, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल, डेलिकेट। अब हमारे काम का यहां पर वल्नरेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया। वल्नरेबल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जब तक आप आंसर करिए कि भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अ थिंग दैट इज इजीली ब्रोकन, तो आपके ऑप्शन है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है समवन दैट कैन बी easily harmed, जिसको भाई आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसके लिए हम ये वर्ड vulnerable यूज करते हैं। someone that can be easily harmed
फिजिकली और मेंटली, जिसको आसानी से भाई तकलीफ दी जा सके, आसानी से जिसको भाई हार्म पहुंचाया जा सके, उसको वल्नरेबल बोलते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा बहुत वल्नरेबल स्पीशीज भी होती हैं, तो ऐसे बहुत से जानवर होते हैं भाई जिनका शिकार आसानी से किया जा सकता है, उनको वल्नरेबल बोला जाता है। तो वल्नरेबल इज समवन दैट कैन बी इजीली हार्म्ड फिजिकली और मेंटली। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रिटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रिटल। ऐसी चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सके उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ब्रिटल। तो क्या ये ब्रिटल और वल्नरेबल आपको क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 आपको दो वर्ड्स ये देकर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो देकर जा ही रहा है, वल्नरेबल भी आपको यहां पर समझ में आ रहा है। यही स्टूडेंट्स आपका फोकस होना चाहिए, कहां से कितनी वोकैबुलरी सीख ले। भाई मेरे सेशंस में बैठते हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, बिल्कुल सारी वोकैबुलरी कॉपी में कुछ दिन रहनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वो कॉपी से उठ के यहां पे छप जानी चाहिए, यहां पे छप जानी चाहिए। यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स यहां पर होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। भाई आप ये मत कह देना कि सर आपकी हैंडराइटिंग समझने में हमको जान निकल जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरी हैंडराइटिंग के बारे में आप ऐसा बोलेंगे। तो डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, भाई ऐसी चीज जिसको रीड कर पाना काफी डिफिकल्ट, काफी इम्पॉसिबल। तो भाई जिसको रीड किया जा सके, समथिंग दैट कैन बी रेड। पहले उसके लिए वर्ड लिखेंगे फिर इसके लिए लिखेंगे। समथिंग दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके, उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं लेजिबल हैंडराइटिंग। उसे हम कहते हैं क्या? लेजिबल हैंडराइटिंग भी फिर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसको कैलीग्राफी बोल देते हैं। खराब हैंडराइटिंग जो होती है, अगली हैंडराइटिंग, उसको कोकोग्राफी बोल देते हैं, कैकोग्राफी बोल देते हैं। तो लेजिबल एक ऐसी चीज जिसे पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेजिबल। आपका ऑप्शन बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इलॉजिकल जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इलॉजिकल का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक, कोई तर्क ही नहीं निकल के आ रहा, वो हो गया हमारा इलॉजिकल। इनएलिजिबल जो एलिजिबल नहीं होता किसी चीज के लिए। लेजिबल स्टूडेंट समथिंग दैट कैन बी रेड, जिसे पढ़ा जा सके उसे कहते हैं लेजिबल, जिसे नहीं पढ़ सकते उसे कहते हैं इललेजिबल। आपको मुझे बताना है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं। Water that is safe to drink, जिस भाई पीने योग्य जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीने योग्य जो पानी होता है, वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज नोन एज व्हाट। ये भी एग्जामिनर बहुत बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछ चुका है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड जितना डिस्कशन करना था वो हमने कर लिया। आ जाते हैं स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, कोई ऐसी चीज भाई जिसे आप दूर नहीं कर सकते, जिसे आप ले जा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, उसके लिए क्या वर्ड है? एडिबल क्या होता है ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेजिबल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। नेचुरल क्या होता है वो आपको पता ही है। एडिबल ऑयल, एडिबल मतलब जिस चीज को खाया जा सके उसको हम एडिबल बोलते हैं। something that can be eaten, ऐसी चीज जिसे हम खा सके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एडिबल।
इनएलिएनेबल क्या होता है भाई? एलियन कर देना, किसी चीज को एलियन कर देना मतलब दूर कर देना। इनएलिएनेबल का मतलब कि भाई जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे इज नोन एज इनएलिएनेबल, दैट इज नोन एज इनएलिएनेबल। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर था इनएलिएनेबल। और हमारे काम का यहां पर एडिबल भी दिखा, एडिबल भी एग्जामिनर पूछ लेता है, एग्जामिनर एडिबल भी पूछ लेता है। तो जो मैं आपको इस सेशन में 2 से 3 बार बता चुका हूं, एक बार बच्चों फिर से बता देता हूं। यह सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहने को तो सिर्फ ये 25 क्वेश्चन है, कहने को तो 25 क्वेश्चन है, पर सेशन के एंड में आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर कहने को तो 25 क्वेश्चन थे पर बाय द एंड ऑफ सेशन कॉपी बनाने गया, नोट मेकिंग करने गया तो देखा 60 से 65 क्वेश्चन वहां पर दिख रहे हैं, देखा कि 60 से 65 क्वेश्चन बच्चों वहां पर दिख रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे 2 वर्ड्स बहुत काम के जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 17। With that we'll move ahead to question number 17. Scale that is used for measuring the strength of an earthquake. Earthquake की तीव्रता को नापने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। कई बार आपने इस तरीके से सुना होगा भाई जो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ के वाइब्रेशंस को नापता है उसको तो सीस्मोग्राफ बोलते हैं, पर अर्थक्वेक का भाई कितना इंटेंसिटी था, कितना तीव्रता का, हम बोलते हैं ना कि भाई 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया, हम बोलते हैं 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया, तो उसको नापा कौन से स्केल पे जाता है? क्या मन से बोल देते कि भाई इतना इतना था? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो स्केल क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है रिक्टर स्केल। उस स्केल को हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज रिक्टर स्केल। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और बाकी के ऑप्शंस यहां पर ऐसे नहीं थे जो हमारे बहुत काम के हो। तो अब आगे बढ़ जाते, आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे बहुत काम के हैं। एक तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है और इसके अलावा जो ये वर्ड है कंटेम्पररी। ये कंटेम्पररी एग्जामिनर बार बार बहुत बार पूछ चुका है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट आंसर है? पीपल विथ whom वन वर्क्स, जिसके साथ आप काम करते हैं। एक और वर्ड बच्चों यहां पर ले लेते हैं, इनमेट। इनमेट क्या होता है ये देख लेते हैं। और जिसके साथ आप वर्क करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो हम बोलते हैं ना कि भाई वो हमारा कलीग है। कलीग मतलब ऑफिस में आप जिसके साथ वर्क करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कलीग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कलीग। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इस वर्ड कंटेम्पररी पर आएंगे। इनमेट क्या होता है भाई? इनमेट, मेट मतलब तो साथी होता है। तो हॉस्पिटल में या जेल में भाई आप जिसके साथ होते हो, जेल में जो लोग साथ होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं इनमेट्स। उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं इनमेट्स। जेल में जो आपके साथी हैं, ऑफिस में जो आपके साथी हैं उनको हम कलीग बोलते हैं, जेल में जो आपके साथी हैं उनको हम इनमेट्स बोलते हैं। कंटेम्पररी पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटेम्पररी भाई ऐसे लोग जो जिसे हिंदी में कहा जाता है समकालिक, मतलब एक समय के लोग, एक समय के लोग, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, पीपल ऑफ द सेम टाइम। पीपल ऑफ द सेम टाइम आर नोन एज कंटेम्पररी। जैसे अगर कोई आपको एग्जाम्पल लेना हो भाई, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, भाई एक समय के ही तो लोग हैं, एक समय के ही हैं, कंटेम्पररीज ही हैं।
आतिफ असलम, अरिजीत सिंह आप लिख सकते हो, आप अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम जी भी लिख सकते हो। कंटेम्पररीज मतलब एक पीरियड में एक समय पर साथ थे जो, उनके लिए स्टूडेंट्स हम ये वर्ड कंटेम्पररी यूज करते हैं। तो यहां से ये 3 वर्ड हमारे काम के बहुत मिल गए। हमें पता चल गया कि कलीग क्या होता है, कलीग जो लोग हमारे साथ ऑफिस में वर्क करते हैं। हमें पता चल गया इनमेट क्या होता है, जो जेल में या हॉस्पिटल में हमारे साथ होते हैं, उनके लिए हम ये वर्ड इनमेट यूज करते हैं। हमें पता चल गया कि कंटेम्पररी क्या होता है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, पीपल ऑफ द सेम टाइम, एक समय में एक साथ रहने वाले लोग, उनको स्टूडेंट्स हम कंटेम्पररीज बोलते हैं। तो कंटेम्पररी जैसे मैंने आपको बताया, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, एक समय के लोग, समकालिक जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो होता है बच्चों कंटेम्पररी। तो अब ये कंटेम्पररी, ये इनमेट, ये कलीग, ये अगर अब आपके एग्जाम में आए तो आप बता देना कि भाई सारी चीजें पढ़ के आए एग्जामिनर, पूरी तैयारी हम करके आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। आ जाते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, भाई माफ कर देना लोगों को, जिन लोगों ने भी भाई कानून तोड़ा या क्राइम किया, उनको एक माफी दे देना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारे काम के वर्ड्स स्टूडेंट्स यहां पर सारे ही हैं, ये सारे ही वर्ड्स हमारे काम के हैं। ये किसी ना किसी तरीके से, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, चाहे सिनोनिम एंटोनिम्स में, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर क्या है। ये पार्ले क्या है, ये पेरोल क्या है, ये एक्विटल क्या है, इन सारे वर्ड्स के बारे में बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स को भाई माफ कर देना, तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी, ये हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, पार्ले, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ले मतलब होता है डिस्कशंस, पार्ले मतलब होता है डिस्कशंस। भाई आपने वो गाना सुना होगा ना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तो ये जो चर्चे हैं इन्हीं को स्टूडेंट्स हम पार्ले बोलते हैं। डिस्कशन होना, चर्चे होना, गॉसिप होना, इसी को स्टूडेंट्स हम ये वर्ड पार्ले बोलते हैं। उसके बाद पेरोल क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरोल आपको पता है, आप न्यूज में अक्सर इस तरह से सुनते हैं ना कि भाई वो क्रिमिनल था, पेरोल पर रिहा हो गया, पेरोल पर बाहर आ गया, मतलब कुछ समय के लिए जो भाई सजा में ब्रेक दे देते हैं, उसको हम पेरोल बोलते हैं। और एक्विट करना मतलब एब्सॉल्व कर देना, किसी को भाई दोष मुक्त कर देना। एक्विट करना मतलब किसी को अब्सॉल्व कर देना, दोष मुक्त कर देना। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 19। विद दैट वील मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 90 से अब आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एज आई सेड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन की टोटल हम 25 क्वेश्चंस आज करेंगे, मगर सिर्फ ये 25 क्वेश्चंस ही नहीं, सेशन के एंड तक आपके कॉपी में 50, 60, 70 नए वर्ड हो सकता है कंपाइल हो जाए। कितने हो रहे हैं वो कमेंट करके आपको मुझे बताना है। इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी अगली क्लास में आपको मुझे बताना होगा। बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? प्लेस वेयर वाइन इज मेड, वाइन को कहां पर बनाया जाता है, कहां पर पूरी प्रोसेसिंग होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? और हमारे सारे ऑप्शंस यहां पर टेनरी भी काम का है, बेकरी तो आपको पता ही होगा, क्लोक रूम क्या होता है ये भी हमारे काम का है। Place where wine is made is known as brewery, is known as brewery। अब क्लॉक रूम या क्लोक रूम क्या होता है स्टूडेंट्स? घर के एंट्रेंस में घुसने के बाद एक छोटा सा जो रूम होता है, जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोल देते हैं स्टोर रूम है, छोटा सा स्टोर रूम बना रखा है, तो वो छोटा सा स्टोर रूम ही बेसिकली हमारा क्लोक रूम होता है। उसके बाद बात करते हैं टैनरी की। ये टैनरी क्या है? Tannery. Tannery is a place. Tannery is a place where leather. A place where leather is made. जहां पर लेदर बनाते हैं, लेदर को बनाया जाता है, उस जगह को टैनरी बोलते हैं।
जहां पर लेदर बनाया जाता है स्टूडेंट्स उस जगह को बोलते हैं हम टैनरी। तो वाइन जहां पर बनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी हमने सीखा, हमने क्लोक रूम देखा कि क्लोक रूम भाई जिसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में स्टोर रूम बोल देते हैं वही है यहां पर क्लोक रूम। और उसके बाद हमने टैनरी देखा, टैनरी मतलब जहां पर लेदर का काम होता है, चमड़े का काम होता है, उसको बोलते हैं बच्चों टैनरी। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 20। 20 से आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जल्दी से जरा आप देखें कि भाई क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मून, रिलेटेड टू मून उसको क्या बोला जाता है? क्या उसको सोलर बोला जाता है, क्या उसको मूनी बोला जाता है, क्या उसको ल्यूनर बोला जाता है, या क्या उसको हनीमून बोला जाता है? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं क्या यहां पर करेक्ट आंसर हो सकता है। रिलेटेड टू मून, देखो सन से रिलेटेड जो होता है ना, सन से रिलेटेड जो होता है उसको सोलर बोलते हैं। आपने सुना होगा ना इस तरीके से सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है वो होता है हमारा चंद्र ग्रहण। तो सन से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं सोलर। सन से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं सोलर। मून से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूनर। मून से रिलेटेड जो होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूनर। ल्यूनर एक्लिप्स आपने सुना होगा। और ये मूनी और हनीमून ये तो भैया टोटली इररेलेवेंट है, इनका तो यहां पर कोई यूज था ही नहीं। एग्जामिनर ने सिर्फ मजे लेने के लिए आपको दे दिया कि भैया आप फंस जाओ इन दोनों ऑप्शंस में। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, भूलना मत, सोलर मत भूलना, ल्यूनर मत भूलना। सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 आया और क्वेश्चन नंबर 21 अब गया। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी। कैप्टिविटी या किडनैपिंग आप लिख सकते हो। कैप्टिविटी या किडनैपिंग, सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी। कैप्टिविटी किसी के भाई कब्जे में होना, उसके बदले में हम क्या देते हैं? भाई हेरा फेरी देखी है ना, सुना होगा ना भाई। हाँ, कबीरा स्पीकिंग, बाबूराव स्पीकिंग, सुना है ना हेरा फेरी में। बोलता है ना वो कि बच्ची को छुड़ाना है तो 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, इस तरह की चीजें। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको क्या बोलते हैं? मनी है, वो भी मनी है भाई। डाइवोर्स लेने के बाद जो आप मनी देते हैं उसको एलिमनी बोलते हैं। किसी को किडनैपिंग से छुड़ाने के लिए जो फिरौती देते हैं उस फिरौती को क्या बोलते हैं? वो स्टूडेंट्स आपको बताना है, वो आपको बताना है। कंपनसेशन, ट्रिब्यूट, पेनल्टी, ये सारे वर्ड्स बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा वर्ड रैंसम। रैंसम, रैंसम को ऐसे याद रख लेना, रैंसम मनी। मूवी कौन सी याद रखोगे? हेरा फेरी। और क्या याद रख सकते हो भाई? कबीरा स्पीकिंग। तो इतने सारे तरीके मैंने आपको दे दिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि इस वर्ड रैंसम को आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। यहां पर एक वर्ड कैप्टिविटी भी स्टूडेंट्स हमने सीखा। कैप्टिव होना मतलब कहीं पर हॉस्टेज होना, कहीं पर किडनैप होना। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये रैंसम एग्जाम में जब आएगा तो आपको अब ये परेशान नहीं करेगा। रैंसम एग्जाम में आएगा तो आप करेक्ट करके आ पाएंगे। आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, भाई जिसे करेक्ट किया ही नहीं जा सकता, इतना वो गलत ही गलत काम करे जा रहा है, उसके लिए स्टूडेंट्स क्या वर्ड हम यहां पर लिख सकते हैं? इनक्यूरेबल, क्योर करना भाई मतलब किसी को दोबारा फिटनेस पर लाना। इनक्यूरेबल भाई जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको दोबारा फिट नहीं किया जा सकता। हार्डेंड यहां पर काम का वर्ड नहीं है। वनरेबल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बचता क्या है स्टूडेंट्स? बचता क्या है? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकॉरिजिबल।
वन हु कैनॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है बच्चों आपके ऊपर कि इनकॉरिजिबल अब अगर एग्जाम में आता है तो इनकॉरिजिबल आपको परेशान नहीं करेगा, आपको ट्रबल नहीं करेगा। इनकॉरिजिबल हमारा अब खत्म होता है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता वो तो इनकॉरिजिबल हो गया, जिसको सुधारा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? वन हु कैन बी करेक्टेड। जिसको सुधारा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? जिसको सुधारा जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स कमेंट करके जरा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमने देखा, ये वाला आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, हॉर्सेस से रिलेटेड क्या होता है वो आपको बताना है। फिशेस से रिलेटेड क्या होता है? हॉर्सेस से रिलेटेड क्या होता है वो आपको बताना है। फिशेस से रिलेटेड क्या होता है वो भी आपको बताना है। पर्टेनिंग टू हॉर्सेस इज नोन एज इक्वाइन। इक्वाइन, इक्विनॉक्स क्या होता है ये मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इक्विनॉक्स भी एग्जामिनर प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार पूछ चुके हैं। ये इक्विनॉक्स भी एग्जामिनर प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार पूछ चुके हैं। इक्विनॉक्स होता है अ डे इक्विनॉक्स मतलब डे और नाइट, जिस दिन में डे और नाइट बराबर होता है, मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, उसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। व्हेन डे एंड नाइट when day and night is of equal duration. When day and night is of equal duration, उसको बच्चों हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो हॉर्स से रिलेटेड जो होता है वो होता है इक्वाइन। फिशेस से रिलेटेड क्या होता है बच्चों ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इक्विनॉक्स क्या है, हमारे किस तरीके से काम आएगा, वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें अब अगर एग्जाम में आएंगी तो ये मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल अब नहीं करेंगी। विद दैट वील मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 25 गाइस। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, सर्व ज्ञान होना भाई, सर्व ज्ञान होना। कुछ भी होता है आप जाते हो ना विकिपीडिया पे सर्च कर लेते हो, तो ऐसी बुक्स को क्या बोलते हैं, ऐसी बुक्स को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। डायरेक्टरी क्या होती है? अ बुक दैट कंटेन्स फोन नंबर्स। A book that contains phone numbers. A book that contains phone number is a directory. डिक्शनरी क्या होती है स्टूडेंट्स? डिक्शनरी में तो सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स होते हैं ए से जी तक, वो डिक्शनरी होती है। तो यहां पर किस बुक की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट्स एनसाइक्लोपीडिया, बुक जिसमें सारी ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एनसाइक्लोपीडिया। तो आज के सेशन में बच्चों 25 क्वेश्चंस हमने किए, पर मुझे उम्मीद है कि 50 से 60 वर्ड्स आपके कॉपी में कंपाइल हो चुके होंगे। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में आपने कितने वर्ड सीखे। मैं आपको मिलूंगा बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग विद अ स्माइल। थैंक यू स्टूडेंट्स।